हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी में। हमारे चैनल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जिसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाते हैं और बेस्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझाते हैं। आज हम इस वीडियो में जूनियर लेवल सीटेट की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, प्राइमरी लेवल लगभग सभी ने पास कर लिया होगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये हमारे जूनियर लेवल की जो चिल्ड्रन साइकोलॉजी होती है, जो बाल मनोविज्ञान होती है, उसका पार्ट 5 है। 4 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आई बटन पर प्रेस करके वो सारे वीडियोस जरूर देख लें। 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे 121 क्वेश्चन नंबर शो कर रहा है, क्योंकि 120 प्रश्न मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वो वीडियो आपकी सीरीज़ से चलती हैं, पहले इजी फिर हार्डर हार्डर हार्डर। वैसे ही इसमें क्या होता है, कनेक्ट होते क्वेश्चन चले जाते हैं। इसलिए वो वीडियोस आप ज़रूर देख लें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आपका स्वागत है, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए। यहाँ पे कह रहा है प्रदूषण की समस्याओं को हल करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, कड़े कानून बनाने चाहिए, विदेशी मदद लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रदूषण की समस्याओं को हल करने के लिए क्या करना चाहिए ये बोल रहा है। तो 121 जो क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके आप प्रदूषण को कम कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी ऑप्शंस पे आप ध्यान देते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल भी अगर कर लेंगे तब भी लोगों को आप रोक नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हमेशा मैंने आपको बताया साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी की नहीं, अगर मैं पेडोलॉजी की बात करूँ तो हमेशा आपको ज़्यादातर ऑप्शंस वहाँ पे राइट लगेंगे। जो वहाँ पे सुइटेबल होता है वही आपको सेलेक्ट करके उसका आंसर देना होता है। यही साइकोलॉजी थोड़ी टफ हो जाती है। चलिए कोई नहीं, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं अभी तक तो आप सभी को इस चीज़ के बारे में अच्छा सा नॉलेज हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है कि, मतलब आपके हिसाब से सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने तो आपको क्या आवश्यक होना चाहिए। देखिए, प्राइमरी लेवल में क्या होता है, केवल बच्चे तक ही सीमित बातें होती हैं, लेकिन जब जूनियर लेवल की हम बात करते हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड सब कुछ बढ़ जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े बदल जाते हैं, बाकी पैटर्न सब सेम रहता है। आपको एज ए आइडियल स्टूडेंट या एज ए आइडियल टीचर, एज ए आइडियल गार्जियन या फिर पेरेंट्स आपको जवाब देना होता है। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस देख लेते हैं। उसके सामने उसकी प्रशंसा की जाए, उसके दुख सुख में हाथ बटाया जाए, उसकी गलतियों पर ध्यान ना दिया जाए, उसकी खुशामद करते रहना चाहिए। अपने सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भी एज ए आइडियल स्टूडेंट या फिर एज ए आइडियल पर्सन आप यहाँ पे अगर सोचेंगे तो आप नॉर्मल से जवाब दे पाएंगे कि उनके सुख दुख में हाथ बटाएंगे, तभी वो आपको अपना मित्र समझेंगे, आपके साथ अच्छा संबंध रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, टाइपिंग में यहाँ पे ये नहीं होगा। टाइपिंग में काफ़ी बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हमारे शब्दों पर जो हम बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियाँ आती हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। अवसर देखकर ही कोई बात कहेंगे, सही बात करते रहना चाहिए, किसी को भी राय नहीं देनी चाहिए, जिसको जैसा प्रिय लगे वैसा करना चाहिए। देखिए, ये सारी आइडियोलॉजी पे बेस्ड हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो आप अगर जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती हैं, तो अगर आप शिक्षक हैं या स्टूडेंट हैं या फिर आप समाज में किसी एक अच्छे पद पे हैं, अच्छे ओहदे पे हैं, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है वो बताना है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अवसर देखकर ही बात कहनी चाहिए, ये हमेशा से सिखाया गया है। अगर कोई इंसान बहुत ही गुस्से में है और उसके खिलाफ आप बोल देते हैं तो जाहिर सी बात है, चाहे जितनी ही सही बात हो उसको बुरी लगेगी। इसलिए हमेशा क्या होता है, अवसर देखकर ही बात करनी चाहिए। ये हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति की धारणा रही है, तभी वो हमेशा सक्सेस रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं। मेरी राय में यह क्या है। मनुष्य का स्वभाव है, आर्थिक प्रगति का संकेत है, सामाजिक अन्याय है, या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से समय की मांग है। तो 124 इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, फिर से देख लेते हैं। 124 जो प्रश्न नंबर है, इसमें कह रहा है आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है, आर्थिक प्रगति का संकेत है, सामाजिक अन्याय है, या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से समय की मांग है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से समय की मांग है, ये यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है। यह कैसा है? पूर्ण सत्य है, अज्ञात है, असत्य है या आंशिक सत्य है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, तो ये क्या है? ये आपका जो है आंशिक सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके घर में मेहमान आने पर आप क्या करेंगे? आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे, आप क्रोधित होंगे, आप उदासीन दिखेंगे या फिर आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। कहने का मतलब आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो आप कैसा बिहेव करेंगे? उसको बहुत ज़्यादा दिखावा करेंगे, बहुत ज़्यादा उस पर खर्चा करेंगे, आपकी जितनी हैसियत नहीं उससे ज़्यादा भी खर्चा करेंगे, या आप क्रोधित हो जाएंगे, या उदासीन मतलब सामान्य रहेंगे, कोई भी दिखावा या कोई भी खुशी या दुख आपके अंदर नहीं होगा, या फिर आप जैसे जितना भी कर सकेंगे उतना आप करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आपका 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपकी यथाशक्ति के अनुसार आप उसका उचित सत्कार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, जितना भी आपसे पॉसिबल है उतना आप कर सकेंगे, यही एक होता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपको करना भी चाहिए। ज़्यादा शो करने के चक्कर में अपने ऊपर कर्जा नहीं लादना चाहिए, बोझ नहीं डालना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन है पहला कभी कभी नहीं करता है, दूसरा है हाँ करता है, तीसरा है कभी कभी करता है, चौथा है संभवतः करता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। तो 127 देखिए आपको बता दें, सीटेट में क्या होता है, ज़्यादातर आपके साइंटिफिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब उसमें साइंस, थोड़ी सी साइंस आती है। अब साइकोलॉजी में थोड़ी कम आती है, लेकिन बाकी अगर बात की जाए तो साइंस से ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो सारा पैटर्न हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, सारा आपका सिलेबस अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप जूनियर की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा मस्तिष्क जो होता है समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सभी को पता है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेषण होना चाहिए, विदेशी भाषा में होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में, मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा में। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन लगेगा कि प्राथमिक कक्षा है तो मतलब ये तो प्राइमरी लेवल का, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने खुद टाइप किए हैं, तो ऐसे वहाँ पे टाइप करके रखे हैं जो आपको प्राइमरी जूनियर दोनों में हेल्प करते हैं। तो इसको मैं समझा दूंगा अभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 128 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा में करना चाहिए। देखिए प्राइमरी लेवल हो, जूनियर लेवल हो, तो इन सभी में क्या होता है, दोनों में, उसके ऊपर तो हालांकि बदलने लगता है, वो इंग्लिश में ही ज़्यादातर होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मातृभाषा में ही बच्चा ज़्यादातर समझना अच्छे से समझता है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे बहुत कम शब्दकोश होता है, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो वो समझता है मातृभाषा में। उसके बाद जब जूनियर लेवल में आता है तो काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, उसका क्राइटेरिया बढ़ जाता है, काफ़ी चीज़ें समझने की क्षमता बढ़ जाती है। तो उसमें भी मातृभाषा का थोड़ा ज़्यादा समायोजन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चा थोड़ा समझदार होता है और उसको समझने में भी बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर भी अगर जूनियर लेवल की बात की जाए, अगर उच्च प्राथमिक लेवल की भी बात की जाए, तो मातृभाषा ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रेषण कला में सभी दक्षता समान रूप में पाई जाती हैं। तो इसका देख लेते हैं। नहीं पाई जाती, हाँ पाई जाती हैं, कभी कभी पाई जाती हैं, या संभवतः पाई जाती हैं। तो 129 जो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है संप्रेषण कला में सभी में दक्षता जो है समान रूप से पाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है, सभी में समान रूप से नहीं पाई जाती है, कुछ की अलग होती है, कुछ की कम, कुछ ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। देखिए जटिल वाक्य मतलब कठिन वाक्य और नकारात्मक भाषा के जो विचार होते हैं वो संप्रेषण को कैसा बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है कठिन बनाते हैं, सरल बनाते हैं, अप्रभावी बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता दूँ बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके मैंने बनाया है। जैसे मॉडल पेपर्स आते हैं आपके यूपी बोर्ड के, वैसे ही यहाँ पे एक तरीके से मॉडल पेपर ही आप समझ सकते हैं आपका टीटी का, साइकोलॉजी का। तो सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत ही एनालिसिस किए हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ा घुमा के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए इसको करने के लिए, आप समझ सकें, क्योंकि हमेशा वही क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बदल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अप्रभावी रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जटिल वाक्य होंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, जितना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। और नकारात्मक भाषा विचार जूनियर प्राइमरी लेवल सभी, उच्च प्राथमिक मतलब जब जितनी भी आप स्टडी करेंगे, नकारात्मक भाषा विचार हमेशा ही अप्रभावी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है छात्रों के विकास में। तो समर्पित शिक्षकों की होती है, अच्छी पुस्तकों की होती है, विशाल क्रीड़ा स्थलों की होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं।
तो 131 जो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए समर्पित शिक्षक की भूमिका होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझाया है, काफ़ी बार समझाया है। अगला है सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति होती है, समायोजना की योग्यता से होती है, सीखने की योग्यता से होती है, स्मृति में लाने की योग्यता से होती है, इनमें से कोई नहीं। तो सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो कैसे होती है, तो 132 जो आपका प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सीखने की योग्यता से होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, प्रोजेक्टर है या दूरदर्शन है। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, तो कौन सी दृश्य श्रव्य हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूरदर्शन क्या होता है, देखिए टेप रिकॉर्डर में वॉइस ही होती है, रेडियो में भी वॉइस होती है, प्रोजेक्टर में देखिए प्रोजेक्टर भी, हाँ चलिए यहाँ पे प्रोजेक्टर भी आप एक तरीके से रख सकते हैं, तो प्रोजेक्टर यहाँ पे ऑप्शन एक तरीके से गलत हो गया। लेकिन अगर बात की जाए हाँ अलग से साउंड उसमें ऐड करना पड़ता है, तो प्रोजेक्टर में भी आपका केवल विजुअल मतलब दृश्य ही रहेगा। लेकिन अगर दूरदर्शन की बात या अगर टीवी की बात की जाए तो दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन भी सही है। काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है ताकि आप कन्फ्यूज हो जाएँ, लेकिन अगर आप मेच्योर हैं, अगर आप टीचर हैं, तो इन चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पेडागॉजी कहलाता है। देखिए पेडागॉजी की बात की जाए वही हम पढ़ रहे हैं, वही आपको सिखाते रहते हैं, सीटेट में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। हालांकि अब थोड़ा पैटर्न बदल गया है, तो 60-40 पूछी जाती है। तो पेडागॉजी क्या है, यहाँ पे कह रहा है सीखने की कला है, शिक्षण विज्ञापन है, शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों है, संप्रेषण विज्ञान है। तो 134 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अधिगम जो है शिक्षण अधिगम विज्ञान और कला दोनों होती है। देखिए इसमें कला इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें कौशल जो आपकी स्किल्स होती हैं, आपके टैलेंट को निखारा जाता है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करके आपकी योग्यता को उभारा जाता है। बाकी शिक्षण अधिगम विज्ञान है तो सभी को पता है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है जब आपका विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो आप उसकी सराहना करेंगे, उसकी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे या चुप रहेंगे या ईर्ष्या का अनुभव करेंगे। जब आपका विद्यार्थी बहुत ही अच्छा निष्पादन कर रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत ही अच्छी समझ है उसकी, बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे एज ए टीचर। हमने आपको पहले बताया एज ए आइडियल टीचर आपको हमेशा जवाब देना है। अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती में आप भाग ले रहे हैं, तो एज ए आइडियल टीचर आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उसकी प्रशंसा करेंगे, सराहना करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चे का मतलब उसका और ज़्यादा बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, काफ़ी प्रसन्न रहेगा, मनोबल बढ़ेगा उसका। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है इस तथ्य की जानकारी होती है। अंतर प्रक्रिया संज्ञान होती है, परिस्थिति विशेष संबंधी संज्ञान होती है, सामाजिक संज्ञान होती है, मानवीय संज्ञान होती है। तो किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है इस तथ्य की जानकारी कैसी होती है। तो 4 ऑप्शंस मैंने रीड कर दिए, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक संज्ञान की होती है। देखिए किसी भी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है इस तथ्य की जो जानकारी होती है ना, वो सामाजिक संज्ञान की जानकारी होती है। हमेशा याद रखना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2-3 राज्यों के टीटी में भी पूछा गया है, ये सुपर टेट में भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। सीटेट में डेफिनेटली पूछा गया है, 3 से 4 बार पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस पर टिक कर दे रहा हूँ, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए। समूह की सेवा होनी चाहिए, व्यक्तिगत रुचि होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, समूचे समूह का कल्याण होना चाहिए। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, समूचे समूह का कल्याण। यही प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार होना चाहिए, और आधार यही होता भी है, समूचे समूह कल्याण, समूह का कल्याण होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है। देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, सत्रांत में ली जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, छात्रों में संचयी अभिलेख आधार मूल्यांकन प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 138 जो आपका क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको मैं समझा दे रहा हूँ, ये आपका जो बीटीसी जो आपका 3rd सेमेस्टर है उसमें बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। आई बटन प्रेस करके प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देखें,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है सत्रांत मतलब पूरे एक साल के या सत्र के अंत में जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसके आधार पर, या हमेशा जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपको पता है उसके आधार पर, या फिर छात्रों के संचयी अभिलेखी आधारी मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से ही आप बच्चे के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, उससे ही आप उसका जो मूल्यांकन है कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है? सामाजिक जीवन का केंद्र होना, समाज का नेतृत्व करना, समाज एवं सम्मान प्राप्त करना, स्कूल के क्रियाकलाप में व्यस्त रहना। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे कह रहा है सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है? सामुदायिक स्कूल की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक जीवन का केंद्र होना यही सबसे समुचित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी के किस गुण का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है? नम्रता का, परिश्रम का, स्वतंत्र चिंतन का, या आज्ञा पालन का? तो यहाँ पे नो डाउट सबको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुका हूँ, यही मतलब पर्सनल क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो काफ़ी लोग यहाँ पे दो ऑप्शन है परिश्रम और आज्ञा पालन, इसमें गड़बड़ कर देंगे। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं तो अच्छे से आप बता ले जाएंगे। अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं तब भी आप बता ले जाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं पता है तो राइट आंसर वही मिल जाएगा आपको। अगला है अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता क्यों पड़ती है? अभिभावक मुलाकात दिवस का मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग से यहाँ पे है। तो प्राइमरी कक्षाओं में होती है, माध्यमिक कक्षाओं में होती है, सेकेंडरी कक्षाओं में होती है, या कॉलेजों में होती है, मतलब किस लेवल की कक्षाओं में सबसे ज़्यादा इस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो नो डाउट सभी को पता है प्राइमरी कक्षाओं में होती है, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो माध्यमिक कक्षाओं में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर आपका जूनियर लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हमेशा याद रखना है माध्यमिक कक्षाओं में ही रखेंगे। देखिए प्राइमरी कक्षाओं में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन नंबर ए ही ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपका स्टेटस और ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको हर चीज़ का गाइडेंस देना होता है। बाकी अगर पेरेंट टीचर मीटिंग की बात करें तो जूनियर लेवल में भी अब चल रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिटी में अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है जूनियर लेवल में। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, या ये सभी? तो 142 जो आपका क्वेश्चन नंबर है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार जो होता है वही ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो आपको अलग लगते हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार तैयारी करें तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप कर रहे हैं, काफ़ी तैयारी कर चुके हैं, काफ़ी एग्जाम दे चुके हैं, या फिर आप एक शिक्षक बन चुके हैं प्राइमरी के, आप जूनियर के बनना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। आपकी समझ अगर है तो आप बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। अगला प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। एक प्रधानाचार्य है वो अपने अध्यापकों से क्या आशा करता है? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपका सुपर 10 में भी पूछा गया है। समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, या ये सभी की? तो 143 जो आपका क्वेश्चन नंबर है वहाँ पे कह रहा है प्रधानाचार्य अपने अध्यापक से क्या चाहता है? तो ये सभी चीज़ें चाहता है कि समर्पण एवं निष्ठा से अपना काम करे, आज्ञा पालन करे, कि अगर प्रिंसिपल कोई कार्य कह रहा है करने को तो वो उसको करना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, उसके बाद ज्ञान भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापक से क्या आशा करते हैं? फिर से यहाँ पे बात निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की। तो यहाँ पे अब अगला ऑप्शन है ए और बी दोनों की। तो यहाँ पे 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए निष्पक्ष व्यवहार की भी आशा करते हैं, सहानुभूति एवं प्रेम की भी आशा करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे ये सभी होता तो वो ये सभी हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा घुमाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वो कैसे? देखिए योग्यता एवं ज्ञान तो आपके पास होगा ही, जाहिर सी बात है, ये आपका प्रिंसिपल या आपकी सरकार गवर्नमेंट जो आपको नियुक्त करेगा ये चीज़ देख के ही करेगा। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन ये इनमें से सभी नहीं है तो ये करेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे इनमें से सभी होता तो वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी, इसलिए निष्पक्ष व्यवहार आपको करना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी
चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एग्ज़ाम कराने वाला हो, या फिर आपका प्रधानाचार्य हो, ये कोई नहीं देख पाता है कि आपका व्यवहार कैसा है। तो इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। सहानुभूति एवं प्रेम, ये भी परीक्षा लेने वाला या फिर आपका प्रधानाचार्य नहीं देख पाता, ये आप केवल बच्चे ही देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो इतने ज़्यादा वीडियोस पे ना लाइक आते हैं ना व्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ कि शायद कुछ लोग जो रेगुलरली देखते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो आप नीचे कमेंट करते हैं तो तुरंत मैं रिप्लाई दे देता हूँ आपको। अगर करते हैं, आपको पता होगा। तो आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, या किसी भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप बताएं, तुरंत मैं बना दूंगा। आगे है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्र से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, संघर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल स्किल्स से, मतलब आपकी पर्सनल एबिलिटी से रिलेट करती हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बाकी सीटेट में तो जाहिर सी बात है पूछे जाते हैं। तो 145 जो क्वेश्चन नंबर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघर्ष तैयार हो जाएंगे। देखिए, किसी भी कार्य को आपको मना नहीं करना है, तैयार हो जाएंगे। मित्र से सलाह लेने का समय नहीं होता है, मना करने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। कुछ देर का समय मांगेगी, ये भी कोई बात नहीं हुई, तो तुरंत ही तैयार हो जाएंगे। आपको जो भी आता है वो आपको अपना ज्ञान शेयर करना है वहाँ पे। अब अगर आप शिक्षक हैं तो किसी भी टॉपिक पे नॉर्मली बोल सकते हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पे आप बोल नहीं सकते हैं, तो वो आपको तुरंत करना पड़ेगा। अगला है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है या असंभव है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ से दूर होते चले जा रहे हैं। अपने ही धर्म, अपनी ही जात के बारे में उनको नहीं पता है। आध्यात्मिकता के बारे में बहुत बताना जरूरी है, क्योंकि इससे माइंड स्टेबल होता है, माइंड स्टेबिलिटी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, बच्चों में जुनून आता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, इनको आवश्यक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आध्यात्मिक विकास में सहायता मिलती है, या ये सभी? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है, आत्मविश्वास के विकास में भी सहायता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी भी विषय वस्तु को छात्र को सरलता से सीखने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु को छात्र को सरलता से सीखने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वास का, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या सहृदयता? तो यहाँ पे 148 क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मतलब उसको समझाने का तरीका, उसको व्यक्त करने का तरीका, उसको मतलब अपने भावों को व्यक्त करने का तरीका, जो उसकी अभिव्यक्ति होती है, बहुत ही इम्प्रेसिव होनी चाहिए। वो नहीं कहते इम्प्रेसिव बिहेवियर हमेशा जीत जाता है। तो शिक्षक का अगर बिहेवियर बहुत ही इम्प्रेसिव होगा तो बच्चे को आसानी से सिखा देगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। देखिए, विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? तो ये प्राइमरी लेवल हो, जूनियर लेवल हो, या फिर आपका इंटर लेवल हो, या फिर उच्च प्राथमिक, मतलब किसी भी लेवल का हो। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो उसका मेन मोटो जो होता है, मेन मकसद जो होता है, वो बस एक ही चीज़ होती है कि बालक का सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी इतने मैच्योर हो गए होंगे। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट अगर जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का ऑप्शन आप आसानी से कर सकते हैं। अगला है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्राइमरी लेवल नहीं है ये जूनियर लेवल है। तो प्राइमरी लेवल में क्या होता था, जूनियर लेवल के क्वेश्चंस आते थे, मतलब कक्षा 8 तक के आते थे। अब जब कक्षा 8 तक के आप टीचर बनेंगे तो आपको कक्षा 12 तक के आएंगे। अगर आप कक्षा 12 तक के बनेंगे तो आपको बीए बीएससी मतलब ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे। तो स्टैंडर्ड कुछ आगे रहता है। तो वही यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप कक्षा 8 तक के बनते हैं तो उन चीज़ों के बारे में आगे से क्वेश्चन यहाँ पे ला के रखे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो इस चीज़ का आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में छात्र संगठन के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब ये सब चलता है, होता भी है। तो ऐसा क्यों होता है, इससे मतलब क्या लाभ होता है, ये आपको बताना है।
उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पे जाके आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जूनियर लेवल के वीडियोस देख सकते हैं। प्राइमरी लेवल की ऑलरेडी मैं सभी टॉपिक्स पे वीडियो बना चुका हूँ। उसके साथ ही 200-200 300-300 प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं। सभी आपके जो पर्यावरण है, साइकोलॉजी है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, सभी मैंने इतने वीडियोज़ बना के दिए हैं, इतने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। तो आप बहुत ही आसानी से सीटेट या टीटी जूनियर प्राइमरी लेवल आप बीट कर सकते हैं। जूनियर लेवल का जो है उसकी मैं तैयारी अभी करवा रहा हूं, तो आप जाके जरूर देखें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, मेन मोटो यही होता है। देखिए, कोई लाभ नहीं होता, ये तो कोई मतलब नहीं है। दादागिरी फैलती है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शिक्षक कंट्रोल कर सकते हैं। अगला, शिक्षकों के अन्याय के विरुद्ध लड़ना एक साधन है। देखिए, शिक्षक अन्याय करेगा तो जाहिर सी बात है वो शिक्षक खुद शिक्षक नहीं रहेगा, बच्चे खुद उसका विरोध करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम में इतना ज़्यादा अच्छे से रखा गया है। तो मेन मोटो जो है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमेशा ही पॉजिटिव रखना है आपकी थिंकिंग को। एज ए आइडियल स्टूडेंट, जब भी एज ए आइडियल स्टूडेंट, आइडियल टीचर, आइडियल गार्जियन, आइडियल पेरेंट्स, या फिर समाज में भी अगर आप हैं तब भी आइडियलिज्म के आपको ध्यान रखते हुए जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और लाइक भले ही ना करें लेकिन अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी जूनियर लेवल की या शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, ताकि उन सभी को हमारे वीडियोस के बारे में पता चले, चैनल के बारे में पता चले, और वो अच्छे से उनके काम की जो चीज़ें हैं हमारे चैनल से वो वहाँ पे देख सकें। आज के वीडियो में बस इतना है। हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाएं, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, वो आपको तुरंत मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।